अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहते हैं ना कि भरिया मेला छोड़ना चाहिए, तो इसकी वजह यह है कि जो भरिया मेला छोड़ता है उसकी यादों में जब भी वो मेला आता है उसे हर तरफ रौनक चहल पहल नजर आती है। उसे लोगों के हंसते खेलते चेहरे याद आते हैं, जबकि वो लोग जो इस इंतज़ार में रह जाते हैं कि अच्छा अभी देखते हैं, क्या पता कोई और दिलचस्पी की चीज़ हो, मेला तो उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। मगर उनकी यादों में मेले की असल रौनक की जगह वो वीरानी और उजड़ा हुआ समा रह जाता है जो मेले के इख्तिताम का लाजमी जुज़्व है। इसलिए मेरी बच्ची, तुम हमेशा भरिया मेला छोड़ना किसी और दिलचस्पी के लालच में ऐसा फर्द ना बनना कि जिसे मजबूर करके वीरानियां रुखसत करती हैं। अपनी माँ की इस बात को सहर ने गोया पल्लू से बांध लिया था। सो अपनी दादी की वफात के बाद भरिया मेला छोड़कर मामू के दर पे आन पड़ी, क्योंकि दधियाल के भरे मेले में उसके लिए किसी के दिल में जगह न थी। यूं तो 3 फूफियाँ और 2 चचा थे, मगर वो सब अपनी औलादों और अपने घरों में मगन थे, इसलिए उसके लिए किसी घर में जगह ना निकल सकी। पहले बाप ने साथ छोड़ा, फिर माँ भी राहिए अदम हुई, मगर वो घर से ना निकली, क्योंकि अभी दादी की शफीक बाहें उसे सर्दो गर्म से बचाने को मौजूद थी। मगर जिस रोज़ दादी ने आंखें मूंदी, उसने उसी वक्त भरिया मेला छोड़ देने का फैसला कर लिया। वो किसी चचा या फूफी को आजमाना नहीं चाहती थी। दादी की वफात पर मामू भी आए थे। वो उनके साथ ही एक बैग में अपने कपड़े और चंद ज़रूरी अशिया भरकर अपना शहर छोड़ आई। अगरचे मोमानी के माथे के बाल गहरे और मुस्तकिल हो गए थे, मगर उसने परवाह नहीं की। ये फैसला तो वो वहीं से करके चली थी कि अगर किसी के घर में जगह पाना है तो उसके माथे के बलों और उसकी रोटी और फलों पे नज़र नहीं डालनी। मामू से साथ तो ले आए थे, मगर अपनी बीवी और बेटियों के बिगड़े तेवरों से अब कदरे घबराए हुए थे। मामू की 3 बेटियां ही थीं, कोई औलादे नरीना न थी। सहर ने एक तरह से शुक्र ही अदा किया, वरना मोमानी जवान लड़कों का बहाना करके उसे आराम से चलता कर सकती थी। सहर की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उसके ननिहाल में सिर्फ एक मामू ही थे, खाला कोई न थी। गोया एक लिहाज से ये उसका आखिरी ठिकाना था, सो इसे वो किसी कीमत पे गंवा नहीं सकती थी। मामू के घर में 3 कमरे, एक ड्राइंग रूम और एक किचन, साथ एक छोटा सा स्टोर भी था। छोटे से सेहन पर छत डालकर उसे लाउंज की शक्ल दी गई थी। छत पर भी एक बरामदा नुमा जगह थी जो गर्मियों में बिस्तर वगैरह रखने के काम आती थी। बड़ी आपी नुसरत अलग कमरे में रहती थी, जबकि दूसरा कमरा 2 बहनें फरहत और नुदरत मिलकर शेयर करती थी। एक कमरा मामू और मुमानी जान का था। सो सहर के लिए खुद ब खुद स्टोर में जगह बनी। वो एक लिहाज से खुश थी कि नुसरत आपी के साथ उसे ज़बरदस्ती एक कमरे में गुजारा नहीं करना पड़ा। आपी नुसरत भी एक अलग ही किरदार थी। 30 की होने को आई थी, मगर अभी तक नाजुक यूं बनती थी जैसे 16-18 की हों। कोई काम नहीं करती थी। वजह कामचोरी नहीं बताई जाती थी, बल्कि ये था कि आनिसा नुसरत की आंखों में जलन होती थी, इसलिए कढ़ाई सिलाई का कोई काम ना करती थी। सांस लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए सफाई सुथराई का काम नहीं कर सकती थी। हाथों पाँव की जिल्द नाजुक है, फट जाती है, इसलिए धुलाई का काम नहीं करना। और चूंकि सर में दर्द है, इसलिए पढ़ाई नहीं करनी। वो मिडिल तक ही पढ़ सकी थी, मगर बात यूं करती थी जैसे उनसे ज़्यादा इल्म तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। इसके अलावा दूसरों से हसद करना, उनकी ज़ात में कीड़े निकालना उन मोहतरमा की इजाफी खूबी थी। इतनी गूँ ना गूँ खूबियों वाली आपी नुसरत के साथ कमरा शेयर करने से बच जाने पर वाकई सहर ने शुक्र अदा किया था। दूसरा स्टोर में अगरचे जगह की तंगी थी, मगर उसे तन्हाई तो मुयस्सर थी, सो उसने खुशी खुशी अपना बिस्तर और सामान उस स्टोर में सेट कर लिया और अगले दिन कमर कसकर मैदान में आ गई। मोमानी जी लाउंज में सर पे पट्टी बांधे पड़ी थी। छोटी दोनों बेटियां कॉलेज जा चुकी थी और घर सारा ऊंधा पड़ा था, और रह गई नुसरत आपी, तो वो हस्बे मामूल अभी तक नींद से ही ना जागी थी। उसने मोमानी से पूछकर उन्हें नाश्ता दिया
خود ناشتہ کیا اور صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ فارغ ہو کر دوپہر کا کھانا بنایا اور لڑکیوں کے آنے سے قبل نہا کر فریش ہو کے نماز بھی پڑھ لی۔ مومانی نے بھی ایک طرح سکھ کا سانس لیا، گویا اسے نوکرانی کی پوسٹ تفویض کر دی گئی تھی، مگر وہ سحر تھی جس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گھل مل گئی تھیں۔ مومانی کی ناگواری میں کمی آ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب ماموں نے اسے اطلاع دی کہ اس کی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ نصرت آپی اپنی فطرت کے مطابق اس کی مخالفت کرتی، وہ اٹھ کر مومانی جان کے قریب آ بیٹھی۔ دیکھیے نا مومانی جان، آج کے اتنے مہنگے زمانے میں کوئی اتنا طاقتور ہے کہ دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھا سکے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی تعلیم کو کام میں لا کر اپنا بوجھ خود اٹھانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیے، ایک کمرے کا فلیٹ کرائے پہ لے کر خود کھانا پکانے کے لیے کم از کم ماہانہ 3-4 ہزار کی ضرورت ہے، کیونکہ میری ایک سہیلی اسی طرح رہ رہی ہے۔ سو میں بھی ہر مہینے آپ کو 4,000 دے دیا کروں گی، اور ہفتہ وار کپڑوں کی دھلائی اور صبح کا ناشتہ میرے ذمہ۔ آخر میں آپ کی بیٹی بھی تو ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور باقی رشتہ داروں کی میں پرواہ نہیں کرتی۔ مومانی نے اگر ناگواری کا اظہار کرنے کا سوچا بھی تھا تو اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں ایک پرسوچ سی کہہ کے چپ ہو گئی تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ لڑکی حد سے زیادہ چالاک ہے۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں جتا دیا تھا کہ اگر انہوں نے اس کی بات پر اعتراض کیا تو وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اس کی طرح ایک کمرے کا فلیٹ لے کے رہ سکتی ہے۔ وہ خاندان والوں کو اگر جوتی کی نوک پہ رکھ رہی تھی تو مومانی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں کل کو اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے اسی خاندان میں کرنا تھی۔ سو وہ خاموشی سے اس کی ماں لینے میں ہی عافیت جان گئی، ورنہ 10 باتیں سننا پڑتی کہ ایک لڑکی کو گھر میں جگہ نہ دے سکے اور گھر سے نکال دیا۔ پھر پیسے دینے کی بات کون سا کسی کے علم میں تھی۔ روٹین سحر کی خواہش اور سہولت کے مطابق سیٹ ہو گئی۔ جاب سے واپسی پر وہ محلے کے 2-3 بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ بچے بہت ذہین تھے، اسے انہیں پڑھا کے خوشی محسوس ہوتی، مگر ایک مسئلہ یہ اٹھ کھڑا ہوا کہ نصرت آپی کو سحر سے جو پرخاش تھی وہ اب ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ نصرت آپی کے بیکار وجود کی جگہ ایک کارآمد اور متحرک لڑکی تھی۔ ماموں مومانی نے 1-2 بار اسے تحریک دلانے کے لیے سحر کا حوالہ دیا تھا، سو جلن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنی بیزاری کا اظہار کرنے میں تو بخل سے کام نہیں لیتی تھی، مگر براہ راست محاذ کھولنے میں انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹیوشن کے بچوں نے فراہم کر دی۔ وہ چلاتی ہوئی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے، اگر میں اس وقت نہ سوؤں تو ساری رات میرے سر میں درد ہوتا ہے، مگر تم جیسے لوگوں کو دوسروں کی پرواہ ہی کب ہے؟ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ اپنے ہی گھر میں سکون سے 2 گھڑی بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ سحر اپنی جگہ چور سی بن گئی، اگرچہ وہ بہت زمانہ شناس لڑکی تھی، مگر لڑنے جھگڑنے کی عادی نہ تھی۔ سو بچوں کو شور مچانے سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں لے کے چھت پہ چلی گئی۔ بچوں نے جلد ہی سبق یاد کر لیا اور بیگ بند کر کے وہیں ایک طرف رکھ کے کھیلنے میں مگن ہو گئے۔ وہ بھی وہیں بیٹھ کے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر یہ معمول بن گیا، بچے آتے پڑھتے اور پھر کھیل میں مگن ہو جاتے۔ اگر سحر فارغ ہوتی تو ان کا کھیل دیکھتی، اور اگر اس کے پاس وقت نہ ہوتا تو انہیں کھیلتا چھوڑ کے نیچے آ جاتی، اور کبھی کبھار موڈ ہوتا تو خود بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتی۔ بچے اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے۔ ان کی مائیں خوش تھیں کہ سحر نے ان کے بھوتوں کو قابو کر لیا تھا اور اسکول میں بھی اچھے گریڈ سے پاس ہو رہے تھے۔ اس ساری صورتحال سے اگر کوئی ہستی ناخوش تھی تو وہ نصرت آپی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سحر سے الجھتی رہتی تھی، اور کبھی کبھار اگر ماں کے کان بھرنے میں کامیاب ہو جاتی تو مومانی بھی سحر کو دیکھ کر 1-2 طنزیہ باتیں ضرور ہی کر ڈالتی، مگر سحر اپنے اسی مقولے پر عمل پیرا تھی کیونکہ اسے اس گھر میں جگہ درکار تھی۔ سو وہ نصرت آپی سے الجھنے سے حتی الامکان گریز کرتی، بلکہ اکثر ان کے جھگڑے سے بچنے کے لیے بلا وجہ بھی بچوں کو ڈانٹ دیتی، اور کبھی انہیں وقت سے پہلے آ جانے پہ ڈانٹ کر بھگا بھی دیتی۔ تب تک اسے اپنے رویے میں آنے والی ان منفی تبدیلیوں کا احساس نہ تھا۔ اس روز نصرت آپی اور مومانی کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ندرت اور فرحت کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، سو وہ آج بچوں کے ساتھ مل کر شور ہنگامہ کرنے میں آزاد تھی۔ اس نے بچوں کو تھوڑا بہت پڑھا کے چھٹی دے دی
और हस्बे मामूल बच्चे बैग एक तरफ रख कर खेल में मगन हो गए। वो कुछ देर उनके साथ खेलती रही, फिर थक कर एक जगह बैठ गई। चलो भाई बच्चों, तुम खेलो, मैं अब तुम्हारा खेल देखूंगी। बच्चे कुछ देर तो उसे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उसके ना उठने पर एक बार फिर अपने खेल में मगन हो गए। आओ अली, फिर हम भी टीचर टीचर खेलते हैं, बहुत ही क्यूट सी नूर ने कहा। फैजान भी फौरन आगे आ गया। मैं भी खेलूंगा। ठीक है, मैं पहले टीचर बनती हूँ, तुम दोनों स्टूडेंट्स बनना। चलो अब तुम लोग अपने घर से अपने बैग लेकर आओ, और हाँ, याद से वक्त से पहले मत आना। सहर मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो 5.5 साल बच्ची बड़ी मुदब्बर बनी हुई उन्हें हिदायत दे रही थी, और साथ ही कपड़े की नन्ही सी पट्टी को बतौर दुपट्टा सहर की तरह गले में डाले, हाथ में पेंसिल संभाले बरामदे के पर्दे के पीछे चली गई, गोया वो टीचर का घर था। दूसरी तरफ फैजान और अली अपने बैग एक मर्तबा फिर कंधों पे डाले टीचर नूर के दरवाजे पे आ गए। सहर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, गोया बच्चे अपनी लाइफ में टीचर से मुतासिर थे और उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। सहर को याद आया कि इसी तरह वो भी अपनी टीचर्स को पसंद किया करती थी और उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी। यानी आज भी बच्चे अपने असातिज़ा से मुतासिर होते हैं। अली और फैजान ने कपड़े के पर्दे पे हाथ मार के मुंह से ठक ठक करके दरवाज़ा बजाया। चलो वो बात, नूर ने उनसे कदरे रोबदार आवाज़ में पूछा, कौन? सहर हैरान रह गई। नूर का कौन पूछने का अंदाज बिल्कुल सहर जैसा था, जबकि इस पूरे मोहल्ले में सबके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। सिर्फ सहर थी जो जब भी घर में मौजूद होती दरवाज़ा बंद ही रखती और पूछ के खोला करती थी। वो उठकर ओट में आ गई ताकि बच्चे पूरे इन्हमाक से अपना खेल खेल सकें। वो देखना चाहती थी कि उन्होंने और क्या क्या सीखा था। फैजान और अली ने उसे बताया, हम दोनों पढ़ने के लिए आए हैं। टीचर आप दरवाज़ा खोलें। नूर ने दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा जो उन्होंने अपनी तरफ से पर्दे को बना रखा था, एक तरफ को हटा के मुंह निकाल के झांका और गुस्सीले लहजे में उन्हें घूर के बोली, चलो जाओ वापस, मैंने बताया भी था कि इस वक्त आप भी सोई होती हैं, तुम फिर उन्हें डिस्टर्ब करने आ गए। अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तभी आना। और खींच के पर्दा बराबर कर दिया। सहर हक्का बक्का रह गई। उसके गुमान में भी ना था कि इतनी बेज़रत सी बात को ये बच्चे इतने गहरे अंदाज से देखेंगे। अली और फैजान ने मामूल के मुताबिक कुछ कदम अपने फर्जी घर की तरफ उठाए। थोड़ी देर रुककर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, लगता है 5 बज गए हैं, अब हमें जाना चाहिए। इस मर्तबा टीचर कुछ नहीं कहेंगी। सहर शर्मिंदा सी एक तरफ खड़ी थी। अगरचे उसका लहजा कभी कभार ही बच्चों के साथ तल्ख होता था, मगर बच्चे उसे याद रखे हुए थे। बच्चों का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। इस मर्तबा दरवाज़ा उनके लिए वाह हो गया। जो ही वो अंदर जाने लगे, नूर एकदम से बाहर आ गई। इधर आओ मेरे साथ, हम छत पे जाके पढ़ेंगे। और अभी सुन लो, तुम में से किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वो चेहरे पे कुरख्तगी तारी करने की कोशिश में काफ़ी मज़हका खेज लग रही थी। फिर एक तरफ बैठकर वो उन्हें वही सबक पढ़ाने लगी जो आज उन सब ने याद किया था। तालीमी सेशन के दौरान नूर मुकम्मल तौर पर सहर बनी हुई थी। दोनों शागिर्दों को बिल्कुल उसी की तरह शरारतों पे वार्निंग देती, उसी के लहजे की नकल उतारती, वही अल्फाज इस्तेमाल करती। वो उन्हें पढ़ने के लिए संजीदा हो जाने का हुक्म दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उनके होमवर्क की कापियाँ चेक करने लगी। जबकि दोनों लड़के अब इस खेल से बेजार हो चुके थे, सो उठकर एक दूसरे के पीछे भागने लगे। बच्चे अपने खेल में मगन अपनी सोचों में गुम टीचर को देख ही ना सके। सहर एक कोने में बैठी अपना मुहासबा कर रही थी। उसे इन बच्चों का खेल देखकर अंदाज़ा हुआ था कि उसके रवैये में क्या क्या खामियां हैं और बच्चे उससे क्या तवक्को कर रहे थे। वो हैरान थी कि वो एक दुनिया देखे हुए थी। उसने अच्छी तालीम हासिल की थी। उसे दुनिया के सर्दो गर्म का अंदाज़ा भी काफ़ी हद तक था, बल्कि उसका तो दावा था कि वो लोगों को उनके चेहरे देख के ही परख लेती थी। उसका तो ख्याल था कि वो ज़िंदगी गुजारने के सारे गुर सीख चुकी है, मगर आज उस पर खुला था कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उसे इन बच्चों से सीखनी है। उसे अपने रवैये में आती मनफी तब्दीलियों को देखने के लिए इन बच्चों को बतौर आईना इस्तेमाल करना है। उसे याद आया उसने किस जगह पढ़ा था कि ज़हीन तालिब इल्म को पढ़ाने से उस्ताद सीखता है। उसके तालिब इल्म भी उसे सिखा रहे थे।
बच्चे खेल खत्म करके बैग उठाए सीढ़ियाँ उतर के साहर भी उठ के नीचे आ गई। उसने दिल में अहद किया था कि आइंदा वो अपनी खामियों को दुरुस्त करने के लिए इन बच्चों का खेल हर रोज देखा करेगी। अगरचे उसके नन्हे नक्काल नहीं जानते थे कि वो कितना अहम और बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो मासूम थे। जो भी उसके घर में नोट करते थे अपने खेल में सब इस चीज़ का हिस्सा समझ के पेश करते और भूल जाते, मगर बसीरत की आंख उनके खेल से इस्लाह के मोती चुन सकती थी। साहर ने भी गर्दिशे दौरा से सीखने का अहद कर लिया था। जहाँ उस्ताद की जगह शागिर्द ही अपने उस्ताद की किरदार साजी कर रहे थे। वाकई में अगर इंसान सीखना चाहे तो राह चलते आवारा जानवरों से भी कुछ ना कुछ सबक सीख सकता है। यहाँ तो फिर इंसान का इंसान से कुछ सीखने का मामला था, और कामयाब वही होते हैं जो अपनी गलतियों से एक अच्छा सबक सीख जाते हैं।